इससे पहले वाले भाग में हमने कंप्लीट किया था दो बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसके फॉर्मूले की स्थापना की थी हमने जस्ट इससे पहले वाले भाग में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अगर दो से अधिक बिंदु आवेश हो और उनका जो निकाय कंप्लीट होगा उसके लिए कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, उसके टॉपिक को जानेंगे हम आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, क्या इसका सूत्र होगा, वो सब जानेंगे आज की क्लास में। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा रियल में होती क्या है उसके बारे में हम जानते हैं कि अगर किसी बिंदु आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो उसको लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह किया गया कार्य ही उस आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। हमारे पास जो टॉपिक है उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति मानी गई है, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो जब हम यहां पर आवेशों के निकाय का निर्माण करेंगे, यानी आवेशों को लाकर हम वहां पर एक सेट बनाना चाहेंगे, तो सबसे पहले जिस आवेश को हम लेकर आएंगे तो उस आवेश को लाने में तो कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र अवेलेबल ही नहीं है। जब विद्युत क्षेत्र मौजूद नहीं होगा तो फर्स्ट में हम जिस आवेश को लेकर आएंगे उस आवेश पर कोई विद्युत बल नहीं लगेगा, तो इसका मतलब है कि वहां पर विद्युत बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन बाद में जब हम किसी दूसरे आवेश को लेकर आएंगे तो पहले जो आवेश आ चुका है उस आवेश के विद्युत क्षेत्र का प्रभाव लागू हो जाएगा, तो फिर वहां पर कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे पास दो से अधिक आवेशों के अगर हम निकाय की बात करें तो माना कि हमारे पास कोई तीन बिंदु आवेशों के निकाय की हम बात करते हैं, जिसमें हम यहां पर नोट कर लेते हैं साथ के साथ कि माना कि आवेशों के निकाय में, माना कि आवेशों के निकाय में तीन बिंदु आवेश हैं, तीन बिंदु आवेश Q1, Q2 व Q3 हैं। जो माना कि हमारे पास में एक बिंदु आवेश है Q1, दूसरा बिंदु आवेश जो है वो हमने मान लिया है Q2 और एक तीसरा बिंदु आवेश जो है वो मान लिया हमने Q3। ये तीनों बिंदु आवेश जो हैं वो एक दूसरे से परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है। माना कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो R12 है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो इनके पॉइंटों के हिसाब से ही हम रख देते हैं R23 है। इसी प्रकार से इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है वो R13 है। क्लियर है? तो ये हमारे पास आवेशों का एक निकाय कंप्लीट हो जाता है। Q1 आवेश जो है वो माना कि P1 बिंदु पर है, Q2 आवेश जो है वो P2 बिंदु पर है और Q3 जो आवेश है वो P3 बिंदु पर है। और हम यहां पर चाहें तो इन Q1, Q2, Q3 की स्थिति सदिश भी हम यहां पर दर्शा सकते हैं, क्योंकि जहां पर ये आवेश स्थित होते हैं वो कहीं ना कहीं मूल बिंदु से कुछ स्थिति सदिश पर स्थित होते हैं। तो हमारे पास Q1 आवेश जो है वो माना कि मूल बिंदु से R1 वेक्टर दूरी पर है, Q2 आवेश जो है उसका मूल बिंदु से स्थिति सदिश जो है वो R2 वेक्टर है और इसी प्रकार से Q3 जो आवेश है वो मूल बिंदु से R3 वेक्टर स्थिति पर स्थित है। ये हमारे पास जो आवेशों का यहाँ पर सेट बन चुका है, जहां पर तीन आवेशों का एक निकाय बना है। इनकी वर्तमान जो स्थितियां हैं वो P1, P2 और P3 पर हैं। ये तो क्लियर है। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि हमने इनको इन बिंदुओं पर जो व्यवस्थित किया है तो प्रारंभ में ये जो आवेश थे वो P1, P2, P3 पर नहीं थे, बल्कि ये तीनों के तीनों आवेश कहां पर थे? अनंत पर थे। वहां से हम Q1 को लेकर आते हैं, फिर Q2 आवेश को लाते हैं, फिर Q3 आवेश को लाते हैं और इस निकाय का क्या करते हैं? हम एक निर्माण करते हैं। तो इस पूरे निकाय का निर्माण करने में जितना कार्य होता है वही कार्य इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, और वही ज्ञात करेंगे हम आज की क्लास में कि इस पूरे निकाय का निर्माण करने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि उस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हमारे पास लैंग्वेज हो गई कि माना कि तीन बिंदु आवेशों का एक निकाय है जो P1, P2 व
P3 बिंदु पर स्थित हैं। ये तीनों जो आवेश हैं वो क्रमशः P1, P2, P3 बिंदु पर स्थित हैं तथा इन आवेशों के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर व R3 वेक्टर हैं। तब हमारे पास सबसे पहले माना कि अनंत से हम कौन से आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q1 आवेश को ला रहे हैं। तो अब हम यहां पर हल कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु P1 तक लाने में किया गया कार्य। तो यहां पर Q1 आवेश को जब हम लाते हैं, सामने कोई विद्युत क्षेत्र मौजूद नहीं है, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र की यहां पर क्या है, अनुपस्थिति है। आगे वाले भागों में हम ये देखेंगे कि अगर पहले से ही कोई विद्युत क्षेत्र मौजूद हो तो कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, वो इसके आगे वाला भाग होगा। विद्युत क्षेत्र अवेलेबल नहीं है तो जिस आवेश को हम लेकर आएंगे उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की वजह से कोई विद्युत बल नहीं लगेगा, तो उस विद्युत बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, जो कि इससे पहले वाले भाग में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट आवेश को लाने में किया गया जो कार्य होगा उसका मान 0 होगा। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। क्लियर है दोस्तों? तो अब हमारे पास में आगे की प्रक्रिया में देखते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास सिर्फ एक आवेश आया है, अब हम दूसरे आवेश को लेकर आते हैं। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, Q1 आवेश आ चुका है, तो इस Q1 आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि इस Q1 आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होगा उसके प्रभाव में हम Q2 आवेश को लाते हैं। यानी Q2 आवेश को जब हम लाएंगे तो वहां पर विद्युत क्षेत्र मौजूद होगा, किसका, Q1 आवेश का। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आवेश की वजह से वहां पर विद्युत विभव होगा और उस विद्युत विभव के कारण वहां पर जो कार्य होगा उसका मान हम जानते हैं। W बराबर क्या होता है, VQ होता है। Q वह आवेश होता है जिसको लाया जाता है, जो हम विभव की परिभाषा से जानते हैं। विभव वह विभव होगा जो पहले से आवेश मौजूद है उसके कारण कितना विभव होगा वो वहां पर होता है, जिसको मैं यहां पर V1 मान लेता हूं। तो Q2 आवेश को जब हम लेकर आएंगे उस समय वहां पर किया जो कार्य होगा उसका मान होगा W बराबर V1 Q2। तो यहां पर कार्य को मैं 2 से दर्शा देता हूं। V1 जो है वो Q1 का वैद्युत विभव है बिंदु P2 पर, Q2 आवेश लाया गया आवेश है। तो सेकंड हमारे पास यहां पर आ जाएगा Q2 आवेश को Q1 आवेश की उपस्थिति में अनंत से बिंदु P2 तक लाने में किया गया कार्य, उसका मान हमारे पास में आ जाएगा W2 बराबर V1 Q2। क्या फॉर्मूला होगा वो देखते हैं हम इससे आगे। यहां तक का जो टॉपिक है वो इससे पहले वाले भाग में कंप्लीट हो चुका है, जब हमने 2 बिंदु आवेशों के सेट की बात की थी। यहां तक कर लीजिए आप इसको नोट, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। तो कितना कार्य होगा वो देख लेते हैं। अब हम W2 बराबर V1 Q2 और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला हम जानते हैं कि Q1 अपॉन R। R उस बिंदु आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी है जहां पर विभव ज्ञात किया गया है। तो ये दूरी हमारे पास में है R12। यहां पर हमारे पास में है Q2, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, और जहां K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जिसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये हमारे पास में हो गया जब हम Q2 आवेश को लाते हैं उस समय लाने में किया गया कार्य। नेक्स्ट अब हमारे पास में ये है कि अब अगर हम Q3 आवेश को लेकर आते हैं और किसकी उपस्थिति में ला रहे हैं, Q1 और Q2 की उपस्थिति में, तो कितना कार्य होगा वो देख लेते हैं। तो नोट कर लेते हैं पहले हम यहां पर Q3 आवेश को
Q1 व Q2 की उपस्थिति में, Q1 व Q2 की उपस्थिति में अनंत से बिंदु P3 पर लाने में किया गया कार्य, सोचिए कितना होगा कार्य। जब हम Q2 आवेश को ला रहे थे तो उस समय Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका प्रभाव वहां पर लागू था। जब हम Q3 आवेश को लाएंगे तो इसका मतलब है कि Q1 का वैद्युत क्षेत्र भी है, Q2 का भी वैद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब यह हुआ कि Q1 की वजह से यहां पर विभव है, Q2 की वजह से भी यहां पर विभव है। तो इसका मतलब यह हुआ कि Q3 को जब हम लेकर आएंगे तो वहां पर एक विद्युत क्षेत्र नहीं बल्कि दोनों विद्युत आवेश जो वहां पर पहले पहुंच चुके हैं उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र वहां पर डेवलप होगा, उन दोनों के विद्युत क्षेत्र की वजह से वहां पर बाह्य बल के द्वारा कार्य करना पड़ेगा। तो सेम हमारे पास इसी तरीके से बन जाएगा। तो अब हम यहां पर नोट कर लेते हैं W3 बराबर, पहले Q1 की वजह से यहां पर विभव होगा, फिर Q2 की वजह से विभव होगा। उन दोनों विभवों के कारण जो हमारे पास किया गया कार्य होगा उसका फॉर्मूला इस टाइप का बनेगा, यानी हमारे पास VQ प्लस VQ, ये हमारे पास इसका कार्य होगा। नंबरिंग अब हम यहां पर कर लेते हैं। कौन से आवेश को लेकर आ रहे हैं? Q3 को। कौन से आवेश को लेकर आ रहे हैं? Q3 को। 1 की वजह से यहां पर जो विभव है उसको मैं यहां पर मान लेता हूं V1 डैश, क्योंकि V1 तो हमने यहां के लिए सेट कर दिया है, इसकी वजह से यहां पर जो विभव है वो हो जाएगा V1 डैश। क्लियर? 2 की वजह से यहां पर जो विभव है उसको मैं यहां पर 2 मान लेता हूं। तो आगे देखते हैं इसके आगे का भाग W3 बराबर, तो V1 डैश देखो इसी रूप में आएगा हमारे पास में, K आवेश है Q1 और यहां से दूरी अब की बार हमारे पास में है R13, क्योंकि बिंदु हमारे पास ये वाला है तो दूरी हो गई R13 और यहां पर है Q3 प्लस V2 का मान, यानी इस आवेश की वजह से तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा K, यहां पर आवेश कौन सा आएगा? 2। कौन से आवेश की वजह से विभव है? वो वाला आवेश, और इस आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी, तो हमारे पास यहां से यहां तक की बात करेंगे तो 2 3 वाला आ जाएगा, यानी R23, और यहां पर आवेश कौन सा है? Q3। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर 3 आवेशों का निकाय कंप्लीट हो चुका है और उस पूरे निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वो अब हमारे पास तीनों किए गए कार्यों के टोटल के क्या होगी? बराबर। आगे चल के हम ये देख सकते हैं कि वहां पर 4 आवेश ला सकते हैं, 5 ला सकते हैं, तो इस प्रकार से हम कितने आवेशों का सेट बना सकते हैं? पूरा एक n आवेशों का। तो कंप्लीट किया गया जो कार्य होगा वही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो अतः हम यहां पर नोट कर सकते हैं, अतः निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो कि किए गए कुल कार्य की क्या होगी? बराबर। यानी टोटल कार्य हो गया W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। हम यहां पर निकाल लेते हैं इसकी टोटल ऊर्जा, तो U बराबर हमारे पास में आ जाएगा, W1 का मान हमारे पास में है 0, W2 का जो मान है वो समीकरण नंबर 2 में आपके सामने है, और वो है हमारे पास में K Q1 Q2 अपॉन R12। W3 का मान जो है वो समीकरण नंबर 3 में है, जिसमें 2 पद हमारे पास में है, और वो हमारे पास में है K Q1 Q3 अपॉन R13, और यहां पर है K Q2 Q3 अपॉन R23। तो फाइनली हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R12, यानी 0 हट जाएगा, बाकी के पद आपके पास ऐसे कैसे आ जाएंगे? K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K2 अपॉन 3 अपॉन R23। ये हमारे पास 3 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फाइनल फॉर्मूला होता है। आपने यहां पर यह भी देखा होगा कि जब हम सबसे पहले Q1 आवेश को लाते हैं और बाद में कौन से आवेश को लेकर आ रहे हैं? हम Q2 को।
हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हम 2 को ला सकते हैं और बाद में किसको ला सकते हैं, हम 1 को ला सकते हैं। इसी प्रकार से ये हो सकता है कि हम यहां पर पहले 3 को लाएं, बाद में 2 को लाएं या Q1 को लाएं। तो आपके पास यहां पर 2 स्थितियां बन सकती हैं। पहले आप 1 को ला सकते हैं, 2 बाद में आए, 2 पहले आ जाए, 1 बाद में आ जाए। तो यहां पर 2 स्थितियां कंप्लीट हो सकती हैं, 1 2 वाली और 2 1 वाली। लेकिन हमने यहां पर फॉर्मूले में सिर्फ एक स्थिति का ही निर्धारण किया है, यानी हमने पहले 1 को लेकर आए फिर 2 को ला रहे हैं। हमने यहां पर कैलकुलेशन 2 को लाकर बाद में 1 वाली का कैलकुलेशन नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास यहां पर n आवेश मौजूद होंगे तो उसके फाइनल फॉर्मूले में हमारे पास जो ऊर्जा का फॉर्मूला होगा उसके फाइनल फॉर्मूले में आपको 1/2 यूज और करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो पेयर बन रहे हैं यानी जोड़े बन रहे हैं वो डबल बनेंगे, लेकिन हम उसको यूज सिर्फ एक बार ही कर रहे हैं। एग्जाम में हमारे पास ये जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर 3 आवेशों तक का ही कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सीखना चाहें कि ज्यादा आवेश हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन सकता है बिना इस पूरे को कंप्लीट किए हुए। सपोज कीजिए हमारे पास Q4 आवेश भी मौजूद है, तो वहां पर देखिए इसकी जो ऊर्जा का फॉर्मूला बनेगा वो आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। यहां पर के पहले हम Q1 और Q2 का पेयर ले लेते हैं, तो 1 और 2 और यहां दूरी आ जाएगी 1 2। क्लियर। अब 1 का आप 3 के साथ कॉम्बिनेशन बनाइए, 1 Q1 Q3 R1 3। अब आप 1 का 4 के साथ रिलेशन बनाइए, के Q1 Q4 R1 4, यानी एक आवेश का बाकी के सभी आवेशों के साथ आप कॉम्बिनेशन कंप्लीट कीजिए। अब हमारे पास में 1 का सभी के साथ कॉम्बिनेशन हो चुका है। अब आप स्टार्ट कीजिए 2 का सभी के साथ, तो के 2 का 3 के साथ, तो R2 3, फिर के 2 का किसके साथ, 4 के साथ, R2 4। तो इसी प्रकार से 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ आगे वाले क्रम में आप बढ़ते जाइए। इसी प्रकार से अब आप स्टार्ट कीजिए 3 का, उससे आगे वाला किसके साथ, 4 के साथ, तो के Q3 Q4 और R3 4। इसी प्रकार से सपोज कीजिए कि Q5 आवेश भी है, तो अब आपके अनुसार क्या बन सकता है, 1 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। जब तक लास्ट वाला कंप्लीट नहीं हो आप वहां पर कॉम्बिनेशन बनाते जाइए। 2 का स्टार्ट करेंगे 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। इसी प्रकार से अब 4 का किसके साथ, 5 के साथ। इस प्रकार से आप यहां पर अनेक पद प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी हमारे पास कितने आवेश मौजूद हैं तो वहां पर टोटल कितने पद मिलेंगे, जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6, जब हमने 4 आवेश लिए हैं तो कितने पदों की संख्या प्राप्त हो रही है हमें, 6 की। इसी प्रकार से अगर हमारे पास n आवेश मौजूद हों तो वहां पर इस स्थितिज ऊर्जा के टोटल कितने पद प्राप्त होंगे उसके लिए आप अगर देखना चाहें तो आप यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n(-1/2)। इस फॉर्मूले के द्वारा आप यहां पर स्थितिज ऊर्जा में कितने पद प्राप्त होंगे उनकी टोटल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास n बराबर हमने लिया है 4, n बराबर कितना लिया है 4, तो इस फॉर्मूले के अनुसार देखिए 4, यहाँ पर हमारे पास में 4-1/2, यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर हमारे पास 3/2, यहाँ पर 2, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 6 आंसर। तो जब हमारे पास 4 आवेशों का निकाय होगा तो टोटल कितने पद प्राप्त होंगे, हमें 6 पद प्राप्त होंगे। आपके 12th के हिसाब से टॉपिक जो है इससे पहले खत्म हो चुका है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर हमारे पास 5 आवेश हैं तो इसका मतलब हमारे पास अब टोटल इस प्रकार के कितने पद होंगे, देखिए आप इसके अनुसार ही 5, यहाँ पर 5-1 यानी 4/2, तो हमारे पास 2 आ गया। तो हमारे पास कितने पद प्राप्त होंगे, 10 पद हमारे पास यहाँ पर टोटल प्राप्त होंगे। अब हमारे पास टॉपिक ये है कि अगर हमारे पास n आवेशों का निकाय हो, के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, U बराबर, जो हमारे पास इस प्रकार के अनेकों पद प्राप्त हो रहे हैं उनमें एक ही टॉपिक हमारे पास में चल रहा था, के Q1 Q2/R12, यानी 2 आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी का कॉम्बिनेशन हम लेकर चल रहे हैं। तो हमारे पास n पद इस प्रकार के होंगे तो हम यहाँ पर समेशन का यूज कर सकते हैं, यानी सिग्मा का यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के अनुसार हमारे पास में आ जाएगा, के
यहाँ Q, सेकंड Q और दोनों के बीच की दूरी। आपने इन सभी पदों में ये देखा होगा कि अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 है। मतलब ये दोनों आवेश जो हैं उनके नंबर जो हैं वो सेम नहीं हैं और ये लगातार बदल भी रहे हैं। और तो जो बदलते हैं उनको अगर हम सिग्मा में लिखते हैं तो वहां पर हम उनकी आई यूज करते हैं। तो एक के साथ हमने यहाँ पर आई यूज किया है, जबकि दूसरे के साथ क्या यूज किया हमने, जे, क्योंकि दोनों के जो नंबर हैं वो अलग अलग हैं। अगर हम दोनों की आई लगाते हैं तो इसका मतलब इसका जो नंबर होगा वो इसी का भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 यूज करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, 2 यूज करेंगे तो 2 भी होगा, दोनों चेंज हैं। इसलिए हमने एक के साथ आई और एक के साथ क्या यूज किया है, जे यूज किया है। तो हमारे पास में आई का जो मान है वो 1 से चल रहा है और लास्ट कहां तक जा सकता है, n तक जा सकता है। हमने यहाँ पर कैपिटल N यूज किया है और इसी प्रकार से r के साथ भी हमारे पास में क्या आएगा, i और j आएगा। ठीक है ना। i का जो मान है वो 1 और इसी प्रकार से j का मान भी आपके कहां से स्टार्ट हो सकता है, 1 से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है वो 2 और 1 का भी बन सकता है, 3 और 2 का भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपकी 1 प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों के जो नंबर हैं अगर हम कंप्लीट करते हैं तो i का मान भी 1 हो सकता है, j का मान भी 1 हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि दोनों एक साथ बराबर नहीं होंगे। तो हमारे पास j का मान भी 1 हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर i और j का जो मान है वो एक साथ बराबर नहीं होंगे। अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से हम n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इन सब में हमने ये देखा कि हमारे पास जो भी फॉर्मूला आ रहा है उसमें 2-2 पेयर हरदम बनते हैं, 1 2 का बनता है, 2 1 का बनते हैं, लेकिन यूज हम सिर्फ एक ही बार कर रहे हैं। इसलिए इसके फाइनल फॉर्मूले में आपको हाफ लगाना है, क्योंकि हम आधे पैर का ही यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास में n आवेशों की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अगर स्पेशल लिखा जाता है कि 3 आवेशों की, तो आपको 3 तक ही कंप्लीट करना है। ये आगे वाला भाग आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो कंप्लीट हो जाता है हमारे पास बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फाइनल फॉर्मूला। यहाँ पर कर लीजिए इसको आप नोट। नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इन्हीं आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, वो देखेंगे नेक्स्ट भाग में। कंप्लीट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक।